हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। लास्ट टाइम हम लोग 5 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो जेई मेन का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस तरह से है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई स्टोक्स लॉ, a small spherical ball of radius small r and density rho falls under gravity through a distance small h in air before entering a tank of water. If the terminal velocity of the ball inside the water is same as its velocity just before entering the water surface, then the value of h is proportional to, ignore viscosity of air. ओके, सो इस तरह से ये सिचुएशन है। स्मॉल बॉल है, उसकी डेंसिटी और रेडियस दे रखा है और h हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं एंड देन वो बॉल वाटर में इंटर कर रही है। सो वाटर में जो विस्कस फोर्स और बाइंड फोर्स जो उस पर लगेगा, सो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी एट सम पॉइंट विल बिकम कांस्टेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। सो अब टर्मिनल वेलोसिटी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसके बराबर है। जब वो वाटर में एंटर कर रही है उस टाइम पे वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी आर इक्वल। सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? फ्री फॉल में अगर h हाइट से आ रही है बॉल, सो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। ओके, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्टोक्स लॉ को यूज करके हम डिराइव करते हैं। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 and r square into g, rho of ball minus rho of liquid divided by coefficient of viscosity eta, ये होता है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी और वेलोसिटी जब वो वाटर में एंटर कर रही है, दीज टू आर इक्वल। ओके, सो इन दोनों को इक्वेट करा लें हम। सो √2gh इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर इंटू g, रो माइनस रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई एटा। अब h की सिर्फ हमें प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे बतानी है। सो g, रेडियस एंड डेंसिटीज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब कांस्टेंट है और इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो h की जो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी r के साथ वो हो जाएगी r रेस्ट टू द पावर 4। ओके, rest of the terms are constant. So h is directly proportional to r raised to the power 4 and options अगर आप देखिए, so option number 2 is the right answer. अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है। टू डिफरेंट वायर्स हैविंग लेंथ्स L1 एंड L2 एंड रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 एंड α2 आर joined end to end, then the effective temperature coefficient of linear expansion is। दो रॉड हैं इस तरह से, डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो यहाँ पर है वो दे रखा है। अब इसके लिए जो इफेक्टिव लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगर इसको हम एक रॉड सपोज कर रहे हैं, देन टेम्परेचर बढ़ाने पर से हमने इस सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया है। सो डेल्टा टी बढ़ाने पर इस कंपोजिट रॉड में जो लेंथ में चेंज आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे? से दिस इज द लेंथ चेंज इन लेंथ ऑफ द कंपोजिट रॉड। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी लेंथ में जो चेंज आया है प्लस इसकी लेंथ में जो चेंज आया है, दैट इज चेंज इन लेंथ फॉर द होल रॉड, फॉर द कंपोजिट रॉड। सो वी कैन राइट इट एज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, एंड वी नो जो यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज होता है लीनियर एक्सपेंशन की वजह से, जो फ्रैक्शनल चेंज होता है लेंथ में, दैट इज रिटन एज अल्फा delta t. Okay, so the absolute change in length can be written as original length into alpha into delta t. So यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? This would become L1 alpha 1 delta t plus ये हो जाएगा L2 alpha 2 and delta t. And ये पूरा एक composite rod है तो उसके लिए जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी L1 plus L2 into जो हमें कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, लेट्स कॉल इट अल्फा इफेक्टिव, इनटू इसके लिए भी टेम्परेचर चेंज क्या है? वही डेल्टा टी। सो डेल्टा टी ये सब कैंसिल हो गया एंड देन अल्फा इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। सो दिस इज द इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ रॉड्स। सो ऑप्शन अगर आप देखिए, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
the quantities x is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught, y is equal to E by B, and z is equal to L over CR are defined where C is capacitance, R resistance, L length, E electric field, B magnetic field, epsilon naught, mu naught are free space permittivity and permeability respectively. Then okay, so यहाँ पे डायमेंशंस की बात की जा रही है. सो x इस तरह से दिया हुआ है, y इस तरह से दिया हुआ है और z इस तरह से दिया हुआ है. तो इस तरह का रिलेशन ये 1 अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये होता है c के इक्वल, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. सो यहाँ पर x जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है. क्वांटिटी की बात हम करें तो x जो है वो स्पीड को डिनोट कर रहा है. ओके, यहाँ पर E बाई बी जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. सो यहाँ पर y जो है ये क्वांटिटी वाइज ये भी स्पीड को ही इंडिकेट कर रहा है. और z यहाँ पर जो है ये क्या है, L अपॉन सी आर. अब c इंटू आर जो होता है डायमेंशनली ये टाइम के इक्वल आता है. RC सर्किट का ये टाइम कांस्टेंट होता है. सो ये है टाइम. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अगेन स्पीड. सो अगर हम डायमेंशनली देखें सो x, y एंड z तीनों की डायमेंशंस क्या होनी है, सेम होनी है. सो ऑप्शंस अगर हम देखें यहाँ पर, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की डायमेंशन, y की डायमेंशन और z की डायमेंशंस जो हैं दे आर ऑल सेम एंड इज इक्वल टू LT-1. सो ऑप्शंस अगर आप देखिए सो ऑप्शन नंबर 2 x, y एंड z हैव सेम डायमेंशन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a galvanometer is used in laboratory for detecting the null point in electrical experiments. If on passing a current of 6 milliampere it produces a deflection of 2 degree, its figure of merit is close to. Okay, so गैल्वेनोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में उससे करंट पास होगी तो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा. ओके, और उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए हम एक टॉर्सनल स्प्रिंग लगाते हैं और वही उसका जो डिफ्लेक्शन या रोटेशन होता है उसको बैलेंस करता है. सो जो टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू NIAB ये होता है. मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर वहां पर 90 डिग्री एंगल पर होते हैं. दिस इज इक्वल टू C इंटू थीटा ये होता है टॉर्सनल कांस्टेंट. ओके, सो यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट अगर हम देखें सो फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं इसको करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन. ओके, करंट पर डिवीजन डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट. सो उस चीज को अगर हम देखें सो ये क्या आ जाएगा, ओके, सो फिगर ऑफ मेरिट अगर हम यहां से देखें तो वो क्या आ जाएगा, I अपॉन थीटा इज इक्वल टू C अपॉन NAB. ओके, सो इसकी पूरी वैल्यू दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट. उसकी वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये दिया हुआ है करंट हम कितनी पास कर रहे हैं 6 मिली एम्पियर. सो 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो 2 डिग्री का है. सो यहाँ पर यह आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर डिवीजन और पर डिग्री ये आ जाएगा. एंड ऑप्शन अगर आप देखें सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वेलोसिटी v and time graph of a body in a straight line motion is shown in figure. The point S is at 4.333 seconds. The total distance covered by the body in 6 seconds is. सो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ और यहाँ से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीटी ग्राफ से एरिया अंडर ग्राफ. ओके, और जब डिस्टेंस निकालना होता है तो ऊपर और नीचे सारे एरिया हम निकाल कर ऐड कर देते हैं. अच्छा, एक खास बात यहाँ पे क्या दे रखी है कि ये जो पॉइंट है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है S है और वो टाइम एक्सिस पे जो पॉइंट है वो है 4.33 सेकेंड. नाउ लेट्स कैलकुलेट एरिया अंडर ग्राफ. सो इसको अगर हम देखें सो ये एक ट्रेपेजियम है और ये एक ट्राइंगल है. सो टोटल एरिया हम कैलकुलेट करेंगे सो वो हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स अपॉन 2. सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम यहाँ पे करेंगे तो ये वाली साइड है 4.333 एंड दिस साइड इज जस्ट 1. सो 4.33 लिख लेते हैं, 4.333 plus 1, this is sum of parallel sides into distance between parallel sides, ये 4 हो जाएगी, ये दोनों parallel sides है तो distance between them is 4 divided by 2 ये हो गया. then जो triangle है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, half base into height
बेस यहाँ पर हमें कितना लेना है, ये है 4.333, तो 6 यहाँ तक है। सो 6 में से 4.333 इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आएगा 1.667। ओके, सो दिस इज 1.667, ये हो गया बेस, और हाइट जो हमारी है वो है 2। ओके, सो 2 और 2 ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और 2 to the 4 ये हो गया, और 4 + 1 ये हम करेंगे तो 5.333 आएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली ये आएगा 10.666 प्लस 1.667। ओके, एंड इसको आप ऐड करिए टोटल, तो ये आएगा 12.333 मीटर, ये आ जाएगा। अच्छा, ये डेसिमल में है और ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सो ऑप्शंस अगर आप देखिए, सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 37/3 जो होगा, 37/3 जो फ्रैक्शन होगा, ये कितना होगा, 12 टाइम्स इसमें जाएगा एंड देन बचेगा 1/3, दैट इज 0.333, वो नॉन टर्मिनेटिंग 333 हो जाएगा। सो 12.33 इज इक्वल टू 37.3, सो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, a spaceship in space sweeps stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at a rate dm/dt हमें दे रखा है b into v square, where v as a function of t is its instantaneous velocity. The instantaneous acceleration of the satellite is. So एक सैटेलाइट मूव कर रही है और इंटरप्लेनेटरी डस्ट वो गैदर करती जा रही है, तो उससे उसका मास बढ़ रहा है। अब सैटेलाइट पर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0 है, सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो होता है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, एंड मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा mdv/dt प्लस v/dm/dt, ये हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारा 0 है, तो mdv/dt इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू देख लेते हैं, mdv/dt, ये सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में साइन भी कंसीडर किया है तो साइन भी लेके चलेंगे। ओके, सो mdv/dt विल बी इक्वल टू माइनस v/dm/dt, ये हो जाएगा। अब dv/dt क्या है, उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। सो द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस v/m इंटू dm/dt, एंड dm/dt की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में b इंटू v स्क्वायर। ओके, सो फाइनली ये हो जाएगा b इंटू वी क्यूब डिवाइडेड बाई द मास। अब मास जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सो उसको हम इस तरह से लिख लें, मास एज अ फंक्शन ऑफ t, इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। ओके, सो अगर हम देखें ऑफ द स्पेसशिप, सो ऑप्शन अगर आप देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 bv/m, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, two Zener diodes A and B having breakdown voltages of 6 volt and 4 volt respectively are connected as shown in the circuit below. The output voltage V0 variation with input voltage which is linearly increasing with time is given by, okay, और input voltage t is equal to 0 पर 0 है। सो ये हमें दिया हुआ है सर्किट, यहाँ पर ये अनरेगुलेटेड या इनपुट वोल्टेज है, ये लीनियरली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और इधर हमें आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा, ये आउटपुट जो होगा उसका वेरिएशन टाइम के साथ कैसा होगा वो बताना है। और यहाँ पर हमें 2 जीनर डायोड्स दिए हुए हैं, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 है और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 4 है। सो आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन कैसा होगा, उसके लिए हमें 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वन सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर हम देखें इनपुट वोल्टेज जब तक 4 वोल्ट होगा तो
ये भी कंडक्ट कर रहा होगा उस टाइम पर, इस पर वोल्टेज वेरी करेगा और इस पर भी वोल्टेज वेरी करेगा। सो इनपुट बढ़ते बढ़ते जब 4 वोल्ट हो जाएगा, अब उस टाइम हमें ध्यान में रखना है कि इनपुट 4 हो गया तो इस के अक्रॉस जीनर प्लस ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, लेट्स कॉल दिस ए बी, अच्छा सॉरी ए बी हमने जीनर डायोड ले रखा है, सो एक्स वाई के अक्रॉस टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट है और ये जो वोल्टेज है वो डिवाइड होगा जीनर पर और इस रजिस्टर पर। तो इनपुट वोल्टेज जब हमारा 4 होगा तो इसके अक्रॉस 4 है लेकिन इस जीनर पर अभी 4 नहीं है, दैट मीन्स कि अभी उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो जो जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो उसी तरह से लीनियरली इंक्रीज करेगा। सो ये इसके अक्रॉस जब वोल्टेज कुछ इस तरह से हो जाएगा मोर देन 4 कि यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो रहा है और बाकी बचा हुआ जो है वो इस पर ड्रॉप हो रहा है और वो 4 के इक्वल है, देन ये ब्रेकडाउन में जाएगा। ओके, एंड इवन आफ्टर गोइंग इनटू ब्रेकडाउन इसके अक्रॉस वोल्टेज लॉक होगा लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज वेरी करेगा। सो इस पर जो भी वेरिएशन होगा उसमें 4 यहाँ पे लॉक हो जाएगा लेकिन यहाँ पे वोल्टेज वेरी करेगा। सो दैट मीन्स कि 4 के बियॉन्ड भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसी तरह से लीनियरली इंक्रीज करेगा। अच्छा, जब हमारा वोल्टेज 6 हो जाएगा, अब ये क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन में चला गया है तो इसके साथ जितने कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हुए हैं वो सब उन सब के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, लॉक हो जाएगा 6 वोल्ट पर। दैट मीन्स कि हमें आउटपुट जो है, अब आउटपुट हम डायरेक्टली इस ए के अक्रॉस ले रहे हैं, इसके साथ हमने कुछ और सीरीज में नहीं लगाया है। सो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो मैक्सिमम 6 तक मिलेगा एंड 6 के बाद वोल्टेज रेगुलेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो इंक्रीज नहीं करेगा टाइम के साथ। तो ऑप्शंस अगर आप देखिए, सो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि 4 पर वोल्टेज कांस्टेंट हो रहा है एंड देन फिर सडनली इंक्रीज करके 6 पर कांस्टेंट हो रहा है। सो दैट इज नॉट द केस हियर, 4 तक इंक्रीज करेगा एंड उसी के साथ उसी तरह से बिल्कुल फिर 4 के आगे भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर 2 फिलहाल रहने देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 4 पर वो सैचुरेट हो रहा है या कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। नाउ 2 और 4 को अगर हम कंपेयर करें, सो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि 6 पर वोल्टेज कांस्टेंट हो रहा है और अगर हम 2 एक तरह से अगर देखें तो 2 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 2 और 4 को अगर हम कंपेयर करेंगे, सो 4 में हमें दिया हुआ है कि 4th ऑप्शन जो है उसमें हमें दिया हुआ है कि 4 तक वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है एंड 4 के बियॉन्ड भी वोल्टेज उसी तरह से इंक्रीज कर रहा है और 6 पे जाके फिर कांस्टेंट हो रहा है। सो अगर 2 और 4 को हम कंपेयर करें, दोनों ऑप्शंस को, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन चूंकि हमें सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सो 4 और 2 इन दोनों को अगर हम सेलेक्ट करें, सो 4 इज मोर अप्रोप्रिएट देन द सेकंड ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है द करेक्ट मैच बिटवीन द एंट्रीज इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर। सो यहाँ पर वेवलेंथ के साथ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से हमें वेव्स दी हुई हैं, उनको उनके करेक्ट वेवलेंथ के साथ मैच कराना है। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ माइक्रोवेव, गामा एंड रेडियो वेव्स एंड एक्स रेज। सो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा, सो सबसे छोटी वेवलेंथ जो होती है वो गामा के लिए होती है, दीज आर द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ्स, एंड देन उसके बाद नंबर आता है एक्स रेज का और फिर हमें दिया हुआ है माइक्रोवेव। सो फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ हमें लिखना है यहाँ पर, वी शुड यूज़ लैम्डा। सो लैम्डा ऑफ एक्स रेज एंड देन लैम्डा ऑफ microwaves and then lambda of radio waves. Okay, radio waves are the longest waves. So इस तरह से ये ऑर्डर होगा एंड देन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, 10⁻⁻15 इज द लीस्ट नंबर, सो वो गामा के लिए हो जाएगा। देन 10⁻⁻10 है वो एक्सरे के लिए हो जाएगा, -3 दिया हुआ है वो माइक्रोवेव के लिए हो जाएगा और 100 मीटर जो है वो लॉन्ग रेडियो वेव के लिए हो जाएगा। सो ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उसमें करेक्टली मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सरफेस ऑफ अ मेटल इज इल्यूमिनेटेड alternately with photons of energies 4 electron volt and 2.5 electron volt respectively. The ratio of maximum speeds of photoelectrons emitted in the two cases is 2. Then the work function of the metal in electron volt is. सो हमें एक मेटल सरफेस दिया हुआ और उसको दो अलग अलग फोटॉन्स की एनर्जी से हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं। देन जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का
सॉरी मैक्सिमम स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है एंड देन वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये हो जाएगा. और यहाँ पर अगर हम स्पीड के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू E1 माइनस फाइव. दोनों अलग अलग केसेस के लिए लिख लेते हैं. एंड देन नेक्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे, हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 माइनस फाइव, ये हो जाएगा. अब इन दोनों से हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है. सो हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें. हाफ m कैंसिल हो गया, v1 अपॉन v2 की वैल्यू जो आएगी ये हमें दे रखा है. सो v1 अपॉन v2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू E1 माइनस फाइव. अच्छा, E1 की वैल्यू भी यहाँ हमें दे रखी है क्वेश्चन में, उसको भी लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 अपॉन 2.5 माइनस 5, ये हो जाएगा. अब ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2. सो इसका स्क्वायर करेंगे सो ये हो जाएगा 4. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. सो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 5, ये हो जाएगा. सो इसको हम इस तरफ लेकर आ जाए. 4 5 जो होगा वो प्लस हो जाएगा एंड माइनस 5 दैट इज 3 5 is equal to 10 minus 4 that is 6. So phi is equal to 2 electron volt, that is work function. So simply यहाँ पे work function हमें बताना था, numerical answer है. So इसका आंसर 2 हो जाएगा. अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है. नाइट्रोजन गैस इज एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. The temperature in Kelvin at which the RMS speed of H2 molecule of a single H2 molecule would be equal to the RMS speed of a nitrogen molecule is. Okay. So 300 डिग्री सेल्सियस पर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड है उतनी ही स्पीड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की किस टेम्परेचर पर होगी, ये कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में. सो RMS स्पीड गैसियस पार्टिकल्स की जो होती है काइनेटिक थ्योरी में हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 3RT अपॉन m, ये होती है. सो यहाँ पर हमें RMS स्पीड्स दोनों की इक्वेट कराना है. सो नाइट्रोजन के लिए अगर हम लिखेंगे सो ये हो जाएगा 3R एंड टेम्परेचर दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस. सो केल्विन में करेंगे तो वो हो जाएगा 573 केल्विन डिवाइडेड बाय मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम. अब एक्चुअली इसको हम SI में लिखते हैं, kg में लिखते हैं, बट चूंकि हमें फिर इक्वेट कराना है सो इसको 28 ग्राम ही रहने देते हैं. एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो RMS स्पीड होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, 3RT दिस इज द अननोन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज 2. अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट कराएं सो हम देख सकते हैं पहले से इक्वेट कराने पे 3R क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर हम कर दें. सो दिस बिकम्स 573 अपॉन 28 इज इक्वल टू T अपॉन 2, ये हो जाएगा. सो T इज इक्वल टू, इसको हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, T इज इक्वल टू 573 अपॉन 14, ये आ जाएगा केल्विन में. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो दिस इज इक्वल टू 40.92 केल्विन, ये आएगा. और इंटीजर में आंसर लिखना है सो दिस इज वेरी क्लोज टू 41 केल्विन, ये हो जाएगा. सो इंटीजर आंसर यहाँ पर हमारा है 41. अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. अ थिन रॉड ऑफ मास 0.9 kg एंड लेंथ 1 मीटर इज सस्पेंडेड एट रेस्ट from one end so that it can freely oscillate in the vertical plane. A particle of mass 0.1 kg moving in a straight line with velocity 80 meter per second hits the rod at its bottommost point and sticks to it. The angular speed in radian per second of the rod immediately after the collision will be. So इस तरह से एक रॉड दिया हुआ है, यहाँ पर हमने उसको सस्पेंड कर रखा है और इस तरह से ये वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर सकता है. और एक पार्टिकल यहाँ से आकर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर रॉड को हिट कर रहा है. हिट करने के बाद जो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी होगी वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, वही एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. सो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं. यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसके अबाउट हम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे. सो फ्रॉम कंजर्वेशन of angular momentum
about this point O. Okay, so about O. So इनिशियली रॉड रेस्ट पर है, उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा और इस पार्टिकल का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है. सो इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है लाइन ऑफ एक्शन और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दैट विल बी सिंपली mv into l. And after the collision, the whole system is rotating about this axis, about the axis passing through O. तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे, I ओमेगा. ओके, और I हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 1/3 कैपिटल M L स्क्वायर, और जो मास उस पर स्टिक हुआ है पॉइंट मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, m और उसकी एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर. सो m into l स्क्वायर. दिस इज total moment of inertia of the system into angular velocity. So angular velocity from here will be, अब एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पर L है और यहाँ पर ये L स्क्वायर है, L स्क्वायर को हम कॉमन कर लें तो एक L ये कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास यहाँ बचा mv डिवाइडेड बाई L, हम कॉमन कर लेते हैं. दिस इज m/3 कैपिटल M/3 प्लस स्मॉल m. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं. स्मॉल m की वैल्यू हमें दे रखा है 0.1 kg एंड मास दे रखा है, सॉरी उसकी स्पीड दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द रॉड. L की वैल्यू 1 है. ओके, L की वैल्यू 1 हो गई, सो 1 हो गया यहाँ पर. मास ऑफ द रॉड इज 0.9 kg, सो 0.9 अपॉन 3 इज 0.3 प्लस अगेन 0.1 ये हो जाएगा. सो 0.3 प्लस 0.1 इज 0.4 और डेसिमल्स ऊपर नीचे हम कैंसिल कर दें. सो 1/4 हो जाएगा, दैट इज 80/4 एंड 80/4 इज 20 रेडियन पर सेकेंड. ये हो गया, दैट इज द एंगुलर स्पीड इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन एंड न्यूमेरिकल आंसर जो यहाँ पर होगा दैट विल बी 20. अगला क्वेश्चन हमारा है, a body of mass 2 kg is driven by an engine delivering a constant power 1 joule per second. The body starts from rest and moves in a straight line. After 9 seconds, the body has moved a distance in meter. So यहाँ पर distance कितनी होगी वो हमें calculate करना है. So power supplied by the engine is constant. Then कितनी distance cover होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. सो वी नो जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू वेलोसिटी एंड यहाँ पर हम फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज एक v पहले से ही है तो उसको लिख लेते हैं into dv over dt. ये हो गया. सो m into dv over dt ये हो गया फोर्स into v, ये जो पहले से लिखा हुआ. दिस इज इक्वल टू पावर. ओके, सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन m into dt. इस तरह का ये जो रिलेशन आया है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें v एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा. फिर उसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तब हमें वो मिलेगा रिलेशन x एज अ फंक्शन ऑफ t. सो वहाँ से डिस्टेंस हम टाइम की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द स्कीम. सो ये कांस्टेंट है, उसको हमने पहले ही बाहर कर लिया. इंटीग्रेट करेंगे t इज इक्वल टू 0 पर द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ओके, ये दिया हुआ क्वेश्चन में. एंड देन किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी. सो इधर हम इंटीग्रेट करें, सो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज सिंपली t. सो p अपॉन m इनटू t ये हो गया. और v की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2p अपॉन m. ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा और t की जो पावर हो जाएगी वो भी t भी स्क्वायर रूट में है, उसको लिख लेते हैं t रेस्ट टू द पावर हाफ. फर्दर v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू अंडर रूट 2p अपॉन m एंड t रेस्ट टू द पावर हाफ. इसको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके इंटीग्रेट करें सो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 2p अपॉन m अंडर रूट में एंड इंटीग्रेशन t रेस्ट टू द पावर हाफ इनटू dt ये मिल जाएगा. ये चीज़ कांस्टेंट है, पहले से हमने उसको इसलिए बाहर रख रखा. नाउ सो लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पर द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, देन एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज. सो इस तरफ ये वैल्यू आ जाएगी x और इधर ये है 2p अपॉन m और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, t रेस्ट टू द पावर हाफ है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे. सो ये हो जाएगा t रेस्ट टू द पावर
3/2 सॉरी t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इस तरह से आएगा. सो फाइनली दिस इज 2/3 अंडर रूट 2p अपॉन m. और यहाँ पर हमने सॉरी लिमिट भी रखनी है 0 to 9. सो 0 to 9 करेंगे. सो 9 टू द पावर 3/2 ये आ जाएगा. ओके अब 9 टू द पावर 3/2 है, अगर पावर हाफ करेंगे सो 9 बिकम्स 3 एंड देन फिर 3 का हम क्यूब करेंगे सो इट बिकम्स 27. ओके सो दिस इज 2/3 एंड यहाँ पर हम वैल्यूज रख लेते हैं अंडर रूट 2p अपॉन m. पावर जो सप्लाई हो रहा है वो दिया हुआ है 1 और मास पार्टिकल का 2 है और इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 27. ओके सो ये सॉरी ये पूरी चीज़ 1 हो रही है यहाँ से एंड देन 3 9s 27 ये हो जाएगा एंड देन 9 into 2 ये 2 कैंसिल नहीं हुआ है सॉरी. ओके सो 9 into 2 इट इज 18. So the distance covered by the particle in 9 seconds is 18 meter. So numerical answer यहाँ पर simply है 18. अगला क्वेश्चन हमारा है a prism of angle 1 degree has a refractive index 1.5. A good estimate for the minimum angle of deviation in degrees is close to n upon 10. Then the value of n is. So यहाँ पर स्मॉल एंगल वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 1 डिग्री है. देन जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसकी वैल्यू बतानी है. सो प्रिज्म के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लिखते हैं वो होता है साइन डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाई 2 देन होल डिवाइडेड बाई साइन a अपॉन 2. This is the formula to calculate refractive index of a prism. Since the angle is small, एंगल जब स्मॉल होगा सो एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा वो भी स्मॉल होगा. सो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे. साइन थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. सो यहाँ से फॉर स्मॉल एंगल हम क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू, सो ये साइन यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, सिर्फ एंगल बचेगा. सो यहाँ पर भी नीचे 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो ऊपर हमारे पास बचेगा डेल्टा m प्लस ए डिवाइडेड बाई ए. ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा m. सो डेल्टा m इज इक्वल टू ए हम कॉमन कर लें एंड देन ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा म्यू माइनस 1. ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दे रखा है 1.5 minus 1. So 1.5 minus 1 is 0.5 into 1 is 0.5. Okay. So the angle of deviation, the minimum angle of deviation for such a prism would be approximately 0.5 degree. अब इसको क्वेश्चन में दे रखा है this is equal to n upon 10. So इसको हम लिख लेते हैं 0.5 को n upon 10 हमें करना है. So n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5. So जो न्यूमेरिकल आंसर या n की वैल्यू है वो है 5. So ये था हमारा 5 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन. एंड ऑब्जर्वेशन की बात करें सो मॉडरेट कैटेगरी में ही हम इसको रखेंगे. कुछ क्वेश्चंस 3 से 4 5 क्वेश्चंस कह सकते हैं कि वो कुछ ठीक ठाक थे और कैलकुलेशन भी अच्छी थी, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो एवरेज कैटेगरी के ही थे. और अभी तक जो पेपर ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आ रहा है जो बच्चे नेक्स्ट ईयर जेई की तैयारी कर रहे हैं कि पेपर को एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं. तो इसीलिए एनसीईआरटी हमारा जो नेक्स्ट जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी मे नॉट बी सफिशिएंट. ओके सो हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अलावा जो और डिफरेंट सोर्सेज हैं वी हैव टू गो थ्रू देम. बट एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सम क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम देम. जो क्वेश्चंस हैं वो उसके अराउंड जो टॉपिक है, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उनके अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं. सो एनसीईआरटी इस लिहाज से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बट वी कैन नॉट डिपेंड सोनली ऑन एनसीईआरटी.
वो हमारा जो कैलकुलेशन एबिलिटी है या जो वैरायटी हो सकती है क्वेश्चंस की, उसको कहीं ना कहीं वो हम लैक करेंगे उस चीज़ में. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. ओके, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग सभी यही कह रहे हैं कि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एनसीईआरटी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव. उसमें से वो इंटीग्रल पार्ट है. स्पेशली लास्ट टाइम एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले हमें एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करना है. एंड ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में क्वेश्चंस जो हैं वो एवरेज लेवल के भी हैं, लेकिन 10 to 15% क्वेश्चंस जो हैं उसमें एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों में वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं. सो उस तरह के क्वेश्चंस हमें बहुत ध्यान से करने होंगे. इवन वो एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चंस वहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं उसके अराउंड. ओके, सो दिस वाज द पेपर ऑफ 5th September ऑफ इवनिंग सेशन. एंड नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ 6th September को मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था वो डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.